हेलो, जय हिंद। तो एक दिन की छुट्टी ले ली, संडे बिता लिया, फिर से लगते हैं काम पे। हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और उसके लिए हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं। और उस सीरीज़ में ये है 7वां लेक्चर। लेक्चर तो कह ही नहीं सकते, हम साथ में मिल करके इसको टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ लेक्चर, हम साथ में सॉल्व करेंगे, ये समझो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो स्पेलिंग किसकी गलत है, ठीक है। फैबुलस, गॉर्जियस, हेट्रोजेनियस या फिर इनॉक्वस। तो फैबुलस की स्पेलिंग कैसी है? फैबुलस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फैबुलस का मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, है ना। तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में ओ यू एस लगा हो ना, दैट इज़ ऑलवेज एडजेक्टिव, हमेशा ध्यान रखना। उस हिसाब से गॉर्जियस भी एडजेक्टिव ही है, हेट्रोजीनियस भी एडजेक्टिव है और इनॉक्वस भी एडजेक्टिव है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो क्या गॉर्जियस की स्पेलिंग देखते हैं। गॉर्जियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। गॉर्जियस का भी मतलब होता है किसी लेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस समथिंग दैट इज़ डिफरेंट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, केमिस्ट्री में हम लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, कि मिक्सचर्स की बात की जाती है, जब होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। तो फॉर एग्जांपल आपने अरहर दाल का 1 किलो लिया है, ठीक है, और उसमें मूंग की दाल मिला दी, तो वो मिक्सचर कैसा हो गया? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि उसमें 2 अलग अलग चीज़ें मिल गई, डिफरेंट चीज़ें मिल गई, दैट इज़ हेट्रोजीनियस। तो ना तो ये है, ना तो ये है और ना ही ये है, क्योंकि तीनों की स्पेलिंग सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें स्पेलिंग गलत है। क्या गलत है? इसमें आई के बाद में डबल एन आएगा, ठीक है। इनॉक्वस, इसका मतलब क्या होता है? इनॉक्वस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट हार्मफुल, कोई ऐसी चीज़ जो कि हानिकर नहीं है, उसको बोलते हैं इनॉक्वस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स दैट इफ़ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पार्ट 2 में मिस्टेक है, ठीक है। क्या मिस्टेक है? परसिस्ट की जगह पे आएगा परसिस्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस के हिसाब से कह रहा है कि मैनेजर ने अपने टीम मेंबर्स को वार्न किया कि अगर वो अपने ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड में परसिस्ट करते हैं, मतलब उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो उन सभी को पनिश किया जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। अब राइट आंसर मैंने क्या बताया? ऑप्शन बी। तो परसिस्ट की जगह पे क्या होगा? परसिस्टेड होगा, ठीक है। पास्ट की बात चल रही है और यहाँ पे वुड बी लगा हुआ है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे परसिस्ट की जगह पे होगा परसिस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स करना है। तो सेंटेंस लिखा है बोथ टैसिटर्न एंड, एक शब्द यहाँ पे होगा डेनियल सेल्डम स्पोक एंड नेवर स्पेंट मनी। तो पहली बात, तो टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? टैसिटर्न का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कम बोलता हो, और उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है सेल्डम स्पोक। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम या फिर कभी कभी, रेयरली। तो सेल्डम स्पोक यानी कि ये तो हो गया कि टैसिटर्न कम बोलता है, और कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका मतलब होगा कि नेवर स्पेंट मनी, जिसका मतलब होगा कि वो पैसे कभी खर्चा ही नहीं करता। तो डेनियल ऐसा है जो कि बहुत कम बोलता है और कभी पैसे खर्चा नहीं करता। तो बहुत कम बोलने के लिए टैसिटर्न तो आ गया, बट कभी पैसा नहीं खर्चा करने के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? वेरी। वेरी का क्या मतलब होता है? वेरी का मतलब होता है बहुत ही होशियार, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, इंटेलिजेंट। तो वेरी तो होगा नहीं, ठीक है। चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, ये भी नहीं होगा। क्या डिस्क्रीट होगा? डिस्क्रीट भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रीट का अर्थ होता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक अच्छा शब्द है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो अपने बोलने में, अपने एक्शंस में बहुत ध्यान, बहुत सोच समझ करके बोलता है, बहुत समझदारी से बोलता है, बहुत समझदारी से काम को करता है, उसके लिए डिस्क्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, माइजरली। क्योंकि माइजरली का मतलब होता है ऐसा, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है माइजर, जिसको बोलते हैं ना कंजूस, ठीक है, वो होता है माइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है रिआइट्रेट शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? रिआइट्रेट का अर्थ होता है किसी बात को दोबारा दोहराना। तो एब्यूज़ तो होगा नहीं, एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना या गाली गलौज करना। प्रिटेंड क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है असली चीज़ से अलग हट करके कोई नेगेटिव चीज़ पोर्ट्रे करना, मतलब जो नहीं है वो शो करना। तो प्रिटेंड तो होगा नहीं। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना किसी से। तो डिटेस्ट भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिपीट। तो रिआइट्रेट का मतलब
अपनी बात को दोहराना, और रिपीट का भी मतलब होता है दोहराना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। द CEO ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मास्टर। तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि CEO ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर, अपने मैनेजर के साथ में उसने नया न्यू वेंचर को डिस्कस किया। एक्चुअल में यहाँ पे जो ओनली की पोजीशन है दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर पे ये जो ओनली होगा वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद में ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहली बात तो मिस्टेक किसमें है, ऑप्शन ए में मिस्टेक है। राइट आंसर क्या होगा, द CEO डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर, मतलब उसने अपने मैनेजर के साथ सिर्फ न्यू वेंचर के बारे में ही डिस्कस किया। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 यानी ए। अब इसमें बताना है वन ऑफ द सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ट्यूमर को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ट्यूमर के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनोलॉजी नहीं, ये ओएनोलॉजी नहीं है, इसको इनोलॉजी पढ़ता है। इनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वाइन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ वाइन्स, तो ये तो होगा नहीं। फ्रेनोलॉजी क्या होता है, तो फ्रेनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्कल, जो हमारा स्कल होता है ना, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, तो इसकी स्टडी को फ्रेनोलॉजी बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। यूपोलॉजी बेसिकली कोई लेटर मतलब शब्द नहीं होता, यूपोलॉजी एक बुक का भी नाम है। और यूरोलॉजी होता है ना, यू के बाद में आर लगेगा तो यूरोलॉजी हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ दोज ऑर्गन्स जहाँ पे यूरिन जहाँ से बिलोंग करता है तो उसको यूरोलॉजी बोलते हैं, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी को ही बोलते हैं स्टडी ऑफ ट्यूमर, या फिर कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ऑल्टरनेटिव फाइंड करना है कि जो कि सिमिलर मीनिंग हो, किसके, जोपार्डी। जोपार्डी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खतरा या फिर संशय, कि डेंजर ऑफ लॉस, कोई चीज़ है मतलब किसी चीज़ के फेल होने का खतरा है, किसी चीज़ के लॉस होने का खतरा है, वो होता है जोपार्डी। अब क्या एंग्री होगा, नहीं। इंजर का मतलब होता है घायल, ये भी नहीं होगा। सीरीन का मतलब होता है बहुत पीसफुल, काम, शांत, निर्मल, तो वो सीरीन होता है, वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्क, क्योंकि रिस्क का भी मतलब होता है खतरा होना, ठीक है। एक्टिव है, ठीक है, पैसिव में करना है। तो कर्नाटक ग्रोस कॉफ़ी, इसका एक्टिव या इसका पैसिव क्या होगा, कॉफ़ी इज़ बीइंग ग्रोन इन कर्नाटका, नहीं, ठीक है। कॉफ़ी ग्रोन इन कर्नाटका, नहीं, कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटक कॉफ़ी ग्रो करता है और कॉफ़ी कर्नाटक में ग्रो की जाती है, ये दोनों एक दूसरे के एक्टिव पैसिव, ठीक है। बाकी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्प स्क्विब, इसका इडियम का मतलब बताना है। तो क्या होगा, कंप्लीट फेल्योर, कंप्लीट नॉलेज, टू मोटिवेट, या फिर टू स्क्वांडर मनी। देखो पहली बात तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डैम्प का मतलब होता है, आपने सुना होगा, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत नमी रहती है, जहाँ पे गीला रहता है, उसको डैम्प बोलते हैं, ठीक है। नमी होना या गीला होना वो डैम्प होता है। और स्क्विब क्या होता है, स्क्विब का मतलब होता है पटाखा या छोटी सी फुलझड़ी, छोटा पटाखा, ठीक है। तो डैम्प स्क्विब यानी कि नम पटाखा, नम पटाखा यानी कि जो गीला पटाखा। अब गीला पटाखा होगा तो क्या होगा, वो जलेगा नहीं, तो वही सेंस यहाँ पे लगाना है। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, और उससे बहुत अच्छा आउटकम होने की उम्मीद है किसी को, ठीक है, कोई उस काम से, और अंत में होता क्या है, वो एकदम फेल हो जाता है। उम्मीद तो करी थी बड़ा अच्छा काम होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट वो एकदम कंप्लीट फेल हो जाता है। तो वही चीज़ डैम्प स्क्विब में होता है ना, कि पटाखा लेके आए भाई, फोड़ेंगे, लेकिन पटाखा नम निकला, तो नम पटाखा क्या होता है, फुस हो जाता है ना। पटाखा सही से काम नहीं करता तो लोग उसको मजाक में बोलते हैं कि तुम्हारा पटाखा तो फुस निकला। तो इन दैट सेंस क्या होता है, कंप्लीट फेल्योर। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेल्योर, बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज, टू मोटिवेट। अच्छा, स्क्वांडर का क्या मतलब होता है, स्क्वांडर का मतलब होता है बेफिजूल, मतलब बिना फिजूल के खर्चे करना, ठीक है, बिना मतलब का खर्चा करना, उसको बोलते हैं स्क्वांडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम यहाँ पे भी है, इसका क्या मतलब होगा। माई फादर्स ऑफिस इज़ एट अ क्लोज डिस्टेंस, तो एट अ क्लोज डिस्टेंस का इडियम क्या होता है, ये तो मीनिंग है एट अ क्लोज डिस्टेंस, इसकी इडियम क्या होगी। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ, अ पार्ट एंड पार्सल, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट 6 एंड 7। देखो बहुत अच्छे इडियम्स हैं, इन चारों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है, अब इसको अगर लिटरल सेंस में देखें, हाथ से मुंह तक, तो ये ऐसे सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब कोई ऐसा व्यक्ति या जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सिर्फ पेट भरने तक की ही
किसी के पास आमदनी हो, कितना पैसा हो बेचारे के पास कि सिर्फ वो अपना पेट भर सकता है, बाकी कुछ काम नहीं कर सकता, ऐसे केसेस में होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्लोज डिस्टेंस। फिर एट अ पार्ट एंड पार्सल, तो एट पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही एसेंशियल फीचर, बहुत अनिवार्य अंग। जैसे अभी मैं मॉडर्न टाइम के हिसाब से बोलूँ तो कैमरा इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, यानी कि कैमरा मोबाइल फ़ोन का एक बहुत ही अनिवार्य अंग हो चुका है आज के ज़माने में, ठीक है। तो कैमरा इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो पार्ट एंड पार्सल भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है एट सिक्सेज एंड सेवन्स, तो एट सिक्सेज एंड सेवन्स का मतलब होता है टोटल कन्फ्यूजन, एकदम कन्फ्यूजन, डिस अरे, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी एट स्टोन्स थ्रो। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पत्थर फेंको और जितनी दूर जाए समझो हमारी ज़मीन, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब एक आदमी कितनी दूर पत्थर फेंक लेगा, ज़्यादा दूर तो नहीं फेंक पाएगा ना, तो वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होगी। तो दैट इज़ वाई एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी क्लोज डिस्टेंस, एज अ क्लोज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिल करना है। तो ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स वी वर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉकपिट ऑफ द प्लेन, तो सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से हमें क्या किया गया, कुछ तो किया गया कि हम प्लेन के कॉकपिट में नहीं गए। तो प्लेन के कॉकपिट में नहीं गए उसके लिए क्या होगा, डिनाइड, रिजेक्टेड, स्टॉप्ड या फिर वार्न्ड। देखो अगर ऑप्शंस देखोगे तो चारों सही फिट बैठ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिट तो कोई एक ही बैठेगा। तो देखो डिनाइड क्या होता है, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, रिजेक्ट का भी मतलब होता है मना करना, वार्न्ड तो होगा नहीं, वार्न का मतलब होता है वार्निंग दिए जाना, तो यहाँ पे सेंस बैठ नहीं रहा वार्न का। तो देखो डिनाइड और रिजेक्टेड ना सोशली बड़े रूड शब्द होते हैं, ठीक है। किसी को डिनाई कर देना मतलब एकदम से मना कर देना, सिरे से खारिज कर देना। रिजेक्ट का मतलब भी होता है रूड, एक सेंस होता है। स्टॉप्ड एक नॉर्मल सेंस होता है, प्रॉपर सेंस भी यहाँ पे बैठ रहा है। तो सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से हमें कॉकपिट में एंटर करने से रोका गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एकदम सही सेंटेंस ऑप्शन सी ही यहाँ पे बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। इफ़ शी हैड मैरिड मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज मिसेस गुप्ता। इसमें एरर क्या है, इसमें पहली बात तो कोई एरर नहीं है, नो एरर। मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस में जब जो ये वाला पहला सेंटेंस होता है अगर वो पास्ट परफेक्ट में हो, ठीक है, तो अगर वो पास्ट परफेक्ट में होगा तो जो आने वाला सेंटेंस होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो देखो शी हैड मैरिड है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट टेंस है, माफ़ कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस ये है और उसके बाद में ये फॉर्मेट भी आ रहा है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो दोनों सेंटेंसेस का जो फॉर्मेट है बिल्कुल सही है एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इसमें एरर फाइंड करना है। आई एम वेक्स्ड एट हिम फॉर वॉट ऑल ही हैज़ डन फॉर हिम टिल डेट। तो देखो पहली बात तो इसमें मिस्टेक है ऑप्शन ए में, 1 में। क्या मिस्टेक है, वेक्स्ड एट नहीं होता है, वेक्स्ड विद होता है। पहली बात तो वेक्स्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो वेक्स्ड का मतलब होता है परेशान होना या इरिटेट होना या फिर अनॉय करना, ठीक है। तो वेक्स्ड एट नहीं होता है, वेक्स्ड के बाद में लगता है वेक्स्ड विद। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई एम फेड अप विद दिस कल्चर या फिर आई एम फेड अप विद योर हैबिट्स, मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे हैबिट्स से या मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारी आदतों से, तो वो होता है वेक्स्ड विद, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके अगेन ईडीएम है, बहुत अच्छा ईडीएम है, टू रैंगल ओवर एन एशेज शेडो। रैंगल का क्या मतलब होता है, रैंगल का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो इसका अगर लिटरल सेंस आप देखोगे तो एक गधे की परछाई पे झगड़ा करना, क्या हो गया। तो ये ईडीएम ऐसे बना कि एक बार एक गधा खड़ा था, दो लोग दोस्त थे और उसकी परछाई देख के आपस में लड़ने लगे कि ये गधा नहीं है, एक कह रहा है ये गधा, एक कह रहा है नहीं ये तो घोड़ा है, एक कह रहा है ये तो खच्चर है, ठीक है। तो 2-3 लोग आपस में ऐसे ही लड़ने लगे, जबकि ये लड़ने की चीज़ तो यानी बड़ी छोटी सी बात है, बेवजह की बात है। तो गधे की परछाई पे लड़ाई करना मतलब किसी बकवास की चीज़ पे, किसी बेवजह की चीज़ पे झगड़ा करना, किसी छोटी सी चीज़ पे झगड़ा करना। अब टू वेस्ट मनी ओवर ट्राइफल्स, ट्राइफल्स का क्या मतलब होता है, ट्राइफल का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज़ ऑफ लिटिल वैल्यू, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत तुच्छ है, बहुत कम वैल्यू की है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। टू पनिश अ पर्सन सीवियरली फॉर हिज एरोगेंस, नहीं। टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। मैंने बताया ना ट्राइफल्स का मतलब ही होता है तुच्छ चीज़, कोई बहुत बिना वैल्यू की चीज़, तो बिना मतलब की चीज़ पे झगड़ा करना वही होता है टू रैंगल ओवर एन एशेज शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ फीलिंग। अच्छा, लैक ऑफ फीलिंग मतलब कि जिसके अंदर
भावनाएं ना हो, फीलिंग्स ना हो। तो सिंपथी होगा नहीं, सिंपथी का मतलब होता है कि भावनाएं होना। जैसे मान लो किसी के साथ बुरा हुआ तो हम सिंपथी देते हैं ना, हम बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ आपके साथ बुरा हुआ है, तो वो हम सिंपथी देते हैं। तो फीलिंग ऑफ समबडी एल्सेस फीलिंग, तो वो तो सिंपथी तो होगा नहीं। टेलीपैथी, टेलीपैथी क्या होता है, टेली किसी भी शब्द में लगा होता है टेली, तो दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है। तो टेलीपैथी होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बिना कांटेक्ट के किसी एक डिस्टेंस पे बैठा हो। मान लो मैं कहीं एक शहर में बैठा हूँ, दूसरा व्यक्ति किसी और शहर में बैठा है, तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर लें बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के, दैट इज़ टेलीपैथी, ठीक है। एम्पैथी क्या होता है, अच्छा सिंपथी और एम्पैथी में अंतर क्या होता है। देखो सिंपथी तो वो होता है कि किसी के साथ बुरा हुआ और उसको समझना कि भाई समझ रहा हूँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ। लेकिन एम्पैथी होता है कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ तो जितना उसे बुरा लग रहा है उतना ही दर्द आपको भी हो, ये होती है एम्पैथी, ठीक है। समवेयर्स एम्पैथी इज़ ग्रेटर देन सिंपैथी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को चोट लगी है ना, किसी कोई तकलीफ़ में है, तो हम बोलते हैं यार समझ रहा हूँ तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, तो ये हम सिंपैथी दे रहे हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ में वो है उतना ही दर्द आपको भी हो, ये होता है एम्पैथी, ठीक है। तो सिंपैथी भी नहीं होगा, लैक ऑफ फीलिंग, टेलीपैथी भी नहीं होगा, एम्पैथी भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपैथी। तो किसी की भी इंग्लिश में हमने देखा है ए लग जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो पैथी का भी मतलब होता है फीलिंग और अपैथी मतलब विदाउट फीलिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपैथी। ओके, इसमें हमें क्या करना है, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो पहले पढ़ते हैं। अ सेंसिटिव माइंड ईजली एब्जॉर्व्स द वाइब्रेशंस emanating from the thought of the people it associates with. We often say that a person is known by the company he keeps. The violent can be made calm by exuding thought of love and compassion. देखो इन तीनों सेंटेंस को पढ़ के ये लगा कि ये वाला जो सेंटेंस है आर, द वायलेंट कैन बी मेड काम बाय एक्सूडिंग थॉट ऑफ लव एंड कंपैशन, तो एक वायलेंट को शांत किया जा सकता है कैसे, जब उसको लव एंड कंपैशन दिया जाए। इसके जस्ट बाद में क्यों आ जाता है, वी ऑफन से दैट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो एक आदमी को कैसे जाना जाता है, जैसे उसकी कंपनी होती है। आर के बाद में क्यों होगा, इतना तो कंफर्म है। अब ऐसा देख लो कि एग्जैक्ट आर के बाद क्यों किस में आ रहा है, तो ना तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें आ रहा है, सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्यू के बाद में क्या लिखा था, अ सेंसिटिव माइंड ईजिली एब्जॉर्व्स द वाइब्रेशंस एमिनेटिंग फ्रॉम द थॉट ऑफ द पीपल इट एसोसिएट्स विद। यहाँ पे कह रहा है कि जिस कंपनी में रहता है वैसा उसको जाना जाता है, और अगले ही सेंटेंस में वो कह रहा है कि द पीपल इट एसोसिएट्स विद, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जिनका उसका एसोसिएशन होता है, तो राइट आफ्टर क्यू आ जाएगा पी। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्यू के बाद में पी आया हो, तो वो कौन सा है, केवल और के, हाँ अच्छा इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो क्यू आर क्यू पी और इसमें भी आर क्यू पी है। अब लास्ट में बचता है एस, ठीक है। विजिट्स टू होली प्लेसेस आर कंसिडर्ड गुड बिकॉज द गुड थॉट्स ऑफ द होली पीपल गैदर्ड देयर एंड द एंश्योरिंग वाइब्रेशंस डेफिनेटली अफेक्ट वन इन अ पॉजिटिव फैशन। तो यहाँ से इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में क्लियर हो जाता है कि एस जो है वो पहले ना आकर के वो आएगा लास्ट में, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि इन सब में पहले फीलिंग्स और कंपैशंस की बात की जा रही है, पहले उसके संगति की बात की जा रही है, और बाद में फिर एग्जैक्ट उस एक सेंटेंस लाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि हॉली प्लेसेस पे विजिट करना अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ पे गुड थॉट्स होते हैं, ये होना। तो एक भूमिका पहले बनाई गई, उसके बाद में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया, दैट इज़ वाई राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चर्लिश, चर्लिश का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। चर्लिश का ऑपोजिट होगा क्या, तो चर्लिश का मतलब क्या होता है, तो चर्लिश का बेसिकली मतलब होता है समबडी दैट इज़ लैकिंग सिविलिटी। जैसे मतलब कोई होता है ना जिसका बिहेवियर बहुत ही ख़राब हो, अच्छा बिहेवियर ना हो, सिविलाइज्ड ना हो, जिसको आम बोलचाल की गांव की भाषा में अक्खड़ बोलता है, दैट इज़ चर्लिश। तो अब देखते हैं बिलिटिल होगा, नहीं, क्योंकि बिलिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा समझना है, तुच्छ समझना, शब्द से ही कन्फर्म हो रहा ना, बी लिटिल, तो ये तो होगा नहीं। फर्वेंट होगा, फर्वेंट नहीं होगा, क्योंकि फर्वेंट का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, तो चर्लिश का मतलब फर्वेंट भी नहीं होगा। अनकूद, अनकूद का मतलब होता है रूड और सोशली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अनकूद तो होगा नहीं क्योंकि ये इससे मिलता जुलता हो जा रहा है, लेकिन हमें बताना क्या है, ऑपोजिट बताना है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अक्खड़ है उसका उल्टा क्या होगा, कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब बहुत सिविलाइज्ड, ठीक है, अच्छे बर्ताव वाला, और लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ है तो क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें हमें भरना है सही शब्द। ही वॉज टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। तो कुछ तो था, कुछ ज़्यादा ही था क्या कि वो अपने बॉस के सामने स्टेटमेंट नहीं बोल पाया। तो शाय था कि टायर्ड था कि टिमिड था या कावर्ड था। देखो ये तीनों तो लग सकते हैं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा कि अपने बॉस के सामने वो थका था, कुछ ज़्यादा ही थका था इस वजह से सेंटेंस नहीं बोल पाया, नहीं। देखो टिमिड क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है कायर, और कावर्ड का भी मतलब होता है कायर, बट दोनों में डिफरेंस होता है। कावर्ड ऐसे कायर को बोलते हैं जब कोई एक डेंजरस सिचुएशन हो, अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, वहाँ पे कोई कायरता दिखाए तो वो कावर्ड होता है। टिमिड क्या होता है, नॉर्मल जो कातर होता है ना, जैसे डरपोक होता है, नॉर्मल सिचुएशन में भी जिसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है, वो टिमिड होता है। तो अब बॉस के सामने टिमिड तो होगा नहीं, कावर्ड तो होगा नहीं। एक्चुअल में राइट आंसर इज ऑप्शन ए शाय। तो शर्म, बहुत शर्मा रहा था बॉस के सामने जाने में। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, किस शब्द में इनकरेक्ट स्पेलिंग है हमें वो बताना है। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ सॉरी, यहाँ पे शाय नहीं होगा, शाय नहीं होगा क्योंकि शाय तो होता है शर्म। अब बॉस के सामने शर्म एक जो प्रोफेशनल वे होता है, दैट इज़ इनकरेक्ट यूज़। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी टिमिड। जैसा कि मैंने बताया था ना कि नॉर्मल सिचुएशन में बहुत डर जाता है, तो वहाँ पे टिमिड का इस्तेमाल होगा, ना कावर्ड होगा, ना टायर्ड होगा, ना शाय होगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो ही वॉज टू टिमिड टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। कभी कभी हो जाती है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में दिखते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। ठीक है, लिटरेरी, लीकेज, लॉडेबल या फिर लोफर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लीकेज की स्पेलिंग गलत है, बाकी सारे की स्पेलिंग सही है। लिटरेरी हमें पता है। ठीक है, लिटरेरी क्या होता है, साहित्यिक। लॉडेबल समथिंग दैट इज़ जिसके बारे में बड़ाई की जा सके उसको लॉडेबल कहते हैं। लोफर तो पता ही क्या होता है, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, लोफर है वो आदमी, तो वो लोफर ही इंग्लिश में होता है। तो ये तो होगा नहीं, लॉडेबल भी नहीं होगा। मतलब इन सब का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, लीकेज की स्पेलिंग गलत है। इसमें होता है सही LEAKAGE। ठीक है, लीकेज, लीक से बनता है लीकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट, आउटपोस्ट, आर्काइव या फिर जेनिथ। तो पहले देख लेते हैं टेम्पेस्ट का क्या मतलब होता है। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। आउटपोस्ट क्या होता है, आउटपोस्ट होती है जो चौकी होती है ना बाहर, तो वो तो होगा नहीं। आर्काइव क्या होता है, आर्काइव आपको पता है जो संग्रह होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि लाइब्रेरी आर्काइव्स, तो लाइब्रेरी के आर्काइव में क्या होगा, जो बहुत पुरानी पुरानी किताबें होंगी, एक संग्रह होगा, वो होता है आर्काइव। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किसी चीज़ के हाईएस्ट पॉइंट को जेनिथ बोलते हैं, और जेनिथ का एग्जैक्ट उल्टा होता है नादिर। ठीक है, एकदम लोएस्ट पॉइंट, पाताल समझ लो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि कंप्रीहेंशन पे आ जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूशंस इन विच मेंबर्स compete फॉर स्टेटस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें मेंबर्स क्या करते हैं, compete करते हैं, किसके लिए, स्टेटस के लिए, और किसके लिए, ग्रोथ के लिए नहीं, मनी के लिए नहीं, सक्सेस के लिए नहीं, पावर के लिए compete करते हैं। स्टेटस और पावर के लिए लोग compete करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उसके बाद में दे कम्पीट फॉर द रिसोर्स। अच्छा देखो ये एकदम क्लियर है, पहले तो खुद ही बता दिया कि वो कम्पीट करते हैं, अगले सेंटेंस में फिर दे फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। अगेन एकदम हलवा सा था, एक्सपैंड नहीं होगा, रिलाई नहीं होगा, रन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, फिर दे कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे रिसोर्सेज की बात चल गई। ठीक है, तो रिसोर्सेज की जब बात चल रही है तो रिसोर्सेज में मेन क्या आता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के मेन रिसोर्सेज में क्या आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ये तो बात की चीज़ है। रिसोर्सेज तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो रिसोर्सेज तो होगा नहीं। सोर्स नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन ए फाइनेंस। किसी भी इंस्टीट्यूशन में पावर और स्टेटस के बाद में compete आदमी जो मेंबर्स होते हैं किस चीज़ के लिए compete करते हैं, फाइनेंस के लिए compete करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर उसके बाद में
दे कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, टू एक्सपेंड दियर ओन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करने के लिए, फॉर क्या, किस चीज़ के एडवांसमेंट के लिए, कैरियर, फाइनेंशियल, रीजनल या टेक्नोलॉजिकल। तो फाइनेंस की तो बात ऑलरेडी हो गई है, रीजनल यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता है, और टेक्नोलॉजिकल तो कोई भी सेंस नहीं बनाता। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो इंस्टीट्यूशन है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हों। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, करियर एडवांसमेंट्स। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, करियर एडवांसमेंट्स के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, टू एक्सपेंड देयर ओन डिपार्टमेंट्स फॉर करियर एडवांसमेंट एंड फॉर पावर टू, पावर का इस्तेमाल क्या करने के लिए, एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, दूसरों की एक्टिविटीज़ क्या करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए, परसू करने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दूसरों की पावर कंट्रोल करने के लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, कंट्रोल करने के, ताकि वो करियर एडवांसमेंट्स कर सकें। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ, बी ही था। ओके, सो दैट वाज ऑल। ये था 7वां मॉक टेस्ट जो हम CGL 2024 के आने वाले एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।